नमस्कार दोस्तों। द हिंदू एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप अहलावत और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिमिस IAS। आज तारीख है 29 जनवरी 2025 और सबसे पहली न्यूज़ हम लेते हैं। डीप सीक AI मॉडल जोल्ड्स ग्लोबल टेक लैंडस्केप। आप सभी को पता होगा हमारे पास बहुत सारे AI टूल हैं, जिसमें से जो सबसे फेमस है उसका नाम है चैट GPT एंड इट बिलोंग्स टू विच कंट्री? USA। अभी करंटली चाइना ने क्या किया है, चाइना ने भी अपना एक AI लॉन्च कर दिया है और उसका नाम है डीप सीक। अब ये कंट्रोवर्सी में क्यों है, मतलब न्यूज़ में क्यों है? एक्चुअली में जो डीप सीक है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये मच मोर ईजियर है एज़ कम्पेयर टू दी चैट GPT और इसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। और इसके जो फ्री के फीचर्स हैं, अगर हम इसके R1 मॉडल की बात करते हैं तो उसमें जो फीचर्स हैं, इसमें जो स्टडी यूज़ की गई है वो एज़ कम्पेयर टू दी चैट GPT वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डीप सीक को बनाने के लिए ऐसा बताया जाता है कि इसको बनाने के लिए $6 मिलियन, अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो $6 मिलियन से भी कम का खर्च इसमें लगा है। जबकि USA ने जब चैट GPT बनाया तो उसमें काफ़ी सारा पैसा लगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि प्रॉब्लम ये है कि ऐसा अब लोगों का विश्वास हो गया कि USA जो है वो फंडिंग का मिसयूज़ कर रहा है। भाई चाइना ने डीप सीक बनाया, ठीक है, डीप सीक बनाया, कितने कम अमाउंट में बना दिया, बेटर एफिशिएंट है, मतलब उससे ऐसा बताया जा रहा है कि चैट GPT से बहुत ज़्यादा मच 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 क्या है, बेटर है। अभी यहाँ पे न्यूज़ में है। अब देखिए, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है डीप सीक के बारे में तो ये क्या है, ये एक चाइनीज़ स्टार्टअप है, ठीक है। और इसमें किसका यूज़ किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज़ किया गया है। अब USA में, अब ये जो चैट GPT है ये किसको बिलोंग करता है, ये ओपन AI कंपनी ने बनाया है, प्रोडक्ट का नाम है चैट GPT। बहुत सारी कंपनीज है, जैसे आपने मेटा के बारे में सुना होगा, USA में है, तो वो भी क्या है, AI कंपनी है। वो भी डाटा को क्या करती हैं, यूज़ करती हैं, लार्ज सैंपल्स को क्या करती हैं, यूज़ करती हैं। लेकिन जैसे ही ये डीप सीक आया है, इसने पूरा का पूरा बवाल मचा के रख दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में चैट GPT को ये बहुत पीछे छोड़ देगा। अब देखिए, तो पहली बात यह है कि डीप सीक क्या है, एक चाइनीज़ स्टार्टअप है और इसका जो मॉडल है, अभी जो मॉडल इसका चल रहा है वो है डीप सीक R1। ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक बहुत ही कम कॉस्ट में बनाया गया है और इसकी जो परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू टॉप US AI मॉडल उनसे मच 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 क्या है, बेटर है। तो होगा क्या, अब USA के बीच में और चाइना के बीच में क्या होगा, राइवलरी स्टार्ट हो जाएगी और उसको हम क्या बोलेंगे, टेक राइवलरी हम बोलेंगे, ठीक है। तो USA अपने आप को और AI की फॉर्म में बेटर करने की कोशिश करेगा, चाइना क्या करेगा, और अपने आप को बेटर करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। फाइन। अब इससे हुआ क्या कि जैसे ही ये डीप सीक लॉन्च हुआ है, उसके लॉन्च होने से ही USA की जो स्टॉक मार्केट है उसमें क्या होगा, गिरावट देखने को मिली है। तो परसों की अगर हम बात करें तो परसों अराउंड ऐसा है कि जो 3% जो मार्केट है, वहाँ की जो स्टॉक मार्केट है वो गिर गई, मतलब डिक्रीज़ हो गई। अब ऑब्वियसली बात है कि लोगों ने जो इन्वेस्ट किया होगा चैट GPT में, तो उनके माइंड में थॉट आ रहा होगा ना कि भाई अब जो है चाइना का जो मॉडल है, AI मॉडल है डीप सीक, वो क्या है, मच मच बेटर है किससे, एज़ कम्पेयर टू चैट GPT। अब लोग क्या करेंगे, अब मान लीजिए किसी ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है किसका, चैट GPT का। अब उसको पता चला कि भाई अब इससे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, तो वो क्यों यूज़ करेगा चैट GPT, वो यूज़ करेगा किसको, डीप सीक को। तो इसी तरह से मार्केट में जो है काफ़ी सारा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, अब इसके ऊपर मैंने एक MCQ भी बनाया है, ठीक है। हम, मेरा जो मेन मोटिव है वो है एग्ज़ाम को क्लियर करना, ठीक है। ज़्यादा नॉलेज हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। देखिए, अब एक क्वेश्चन मैंने इस पे बनाया। अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन को ध्यान से देख लेते हैं, ये पूरा का पूरा एडिटोरियल क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है, डीप सीक ए चाइनीज़ AI स्टार्टअप हैज़ गेंड ग्लोबल अटेंशन फॉर इट्स रिसेंट एडवांसमेंट इन AI, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीप सीक इज़ करेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीपसीक क्या है, एक चाइनीज़ कंपनी है, इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, मतलब लॉन्च होती है इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी क्या कर ली है, गेन कर लिया है। अब उसके बारे में यहाँ पे क्या है, कुछ करेक्ट ऑप्शंस आपको बताने हैं। अगर पहला ऑप्शन आप देखें तो ये कह रहा है इट इज़ US बेस्ड AI कंपनी कंपीटिंग विद ओपन AI एंड गूगल। तो मुझे बताइए, डीपसीक क्या एक US बेस्ड कंपनी है? नहीं, ये US बेस्ड कंपनी नहीं है, ये एक चाइना की कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है। तो बताओ, ऑप्शन वन सही है? नहीं, ऑप्शन वन क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हो गया है। क्लियर है? उसके बाद देखिए,
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट के बारे में, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, सेकंड के बारे में, तो सेकंड में देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो सेकंड में है हमारे पास यहाँ पर डीप सीक ए आई मॉडल्स इंक्लूडिंग डीप सीक R1, जो इसके मॉडल का है, क्लेम टू मैच टॉप यूएस ए आई कैपेबिलिटीज़ एट लोअर कॉस्ट। अब मुझे बताइए ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल है। ये डीप सीक एक ए आई मॉडल है इंक्लूडिंग डीप सीक R1, क्लेम टू मैच यूएस के जितने भी टॉप मोस्ट ए आई कंपनीज़ हैं, मेटा हो गया या फिर निविडिया हो गया हमारे पास, उनसे ये क्या कर रहा है, मच मच बेटर क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, और काफ़ी सस्ता भी है। इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, द कंपनी इनोवेशन हैव हैड नो इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल स्टॉक मार्केट और बिग फर्म। ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परसों जो है यूएस की मार्केट में स्टॉक मार्केट 3% तक नीचे गिर गया था। तो ये जो थर्ड है ये भी क्या है हमारे पास, रोंग है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, नो इम्पैक्ट। इम्पैक्ट तो पड़ा है ना, 3% जो है वो मार्केट स्टॉक क्या है वो गिर गए हैं, तो नो इम्पैक्ट तो यहाँ पे है नहीं। उसके बाद देखिए फोर्थ, डीप सीक राइज इज पार्ट ऑफ चाइना बॉर्डर स्ट्रेटजी फॉर एआई इंडिपेंडेंस एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एक चाइना ब्रॉडर स्ट्रेटजी है, बॉर्डर नहीं है सॉरी, ये ब्रॉडर स्ट्रेटजी फॉर एआई है, ठीक है। एआई में वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, और जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर जो है वो कम डिपेंड होना चाह रहे हैं। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो भी हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है। द यूएस गवर्नमेंट हैज़ ओपनली एंडोर्स्ड डीपसीक एज ए लीडर इन इनोवेशन। क्यों करेंगे एंडोर्स्ड, मतलब वो क्यों मतलब प्रमोट करेंगे किसको, जो चाइनीज़ मॉडल है वो कभी प्रमोट नहीं करेंगे। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, 2 और 4, यानी कि बी फॉर बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। सो बी फॉर बॉम्बे इसका क्या है, राइट आंसर है। अब देखो अगर आपने ये एमसीक्यू कर लिया ना, इस एमसीक्यू में आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब मुझे आप एक बात का जवाब दो, एक दिन में होते हैं 365 डेज, ठीक है, और तकरीबन आप एवरेज लेके चलिए कि यहाँ पे 3 न्यूज़ आती हैं। कितनी न्यूज़ आती हैं, 3 न्यूज़। तो आप देखो ना, अगर मैं एक एवरेज लेके चलूँ, मतलब हर दिन तो न्यूज़ नहीं रहेंगी इतनी इंपॉर्टेंट, तो आप मुझे बताओ अराउंड 1000 न्यूज़ हमारे पास होगी, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। एवरेज ले लिया मैंने 1000 न्यूज़, और 3 साल का करंट अफेयर होता है तो कितनी होगी, 3000 न्यूज़। तो मुझे बताओ क्या आप इतनी न्यूज़ के बारे में याद रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक एमसीक्यू क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। यानी कि आपको करना क्या है, अब देखो इसमें इतना कुछ नहीं है, अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इस वीडियो को दोबारा से सुनते भी हैं, तो होगा क्या, इस क्वेश्चन को जैसे आप रिवाइज करोगे पूरा का पूरा आर्टिकल क्या है आपका रिवाइज हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है किसके बारे में, इसरो के बारे में। इसरो सेट फॉर ए हिस्टोरिक 100 लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। आपको पता है श्रीहरिकोटा से बहुत सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, तो वहाँ से अब क्या है, 100 लॉन्च हो रहा है, मतलब 100वां लॉन्च वहाँ पे किया जा रहा है। अब इसकी हम कुछ हिस्ट्री भी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो लॉन्च हुए हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जो इसरो का 100 लॉन्च है, ठीक है, वो कहाँ से होगा, वो होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, और GSLV F-15 मिशन, इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री की बात करें, अगर आपने अब्दुल कलाम साहब के बारे में पढ़ा हो, तो अब्दुल कलाम साहब वाज दी फर्स्ट पर्सन हु वर्क ऑन SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे वो काम करने वाले पहले इंसान थे, ठीक है, पहले इंडियन थे। तो फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, 1979 में, जो कि एक फेलियर था। वो कहाँ से हुआ था, श्रीहरिकोटा से हुआ था। SLV-3E10 उसका नाम था, डेट थी 10 अगस्त 1979। इसको लीड किसने किया था, APJ अब्दुल कलाम ने। अब ये क्या है, ये क्या कैरी करता था, रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेन में जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे मिशंस की बात करें तो कौन कौन से हैं, जैसे GSLV, कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है। SLV तो पता चल गया ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब ये जी का मतलब क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। LVM-3 मिशन, ये क्या है, एल से बन गया लॉन्च व्हीकल Mark 3। इसको फॉर्मली क्या कहते थे, इसका जो पुराना नाम था वो था GSLV-MK3। बस आप इनकी फुल फॉर्म याद रखिए, तो हो सकता है कि यूपीएससी यहाँ से आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ ले। SSLV इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। RLV मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। टेस्ट व्हीकल अबोट मिशन, ये गगनयान के लिए यूज़ किया गया था।
अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप श्री हरिकोटा को ही क्यों यूज़ करते हैं, उस प्लेस को ही क्यों यूज़ करते हैं, आप दिल्ली में, कश्मीर में वहाँ से क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि ये जो प्लेस है दैट इज़ वेरी प्रॉक्सिमिटी, मतलब काफ़ी नज़दीक है किसके, इक्वेटर के, ठीक है। और आपको जैसे पता है कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, तो अगर हम कोई भी सैटेलाइट वहाँ से छोड़ेंगे तो वो पोलर विंड्स की फॉर्म में, मतलब पहुँचने में, मतलब जहाँ पे हमें उसको पहुँचाना है उसमें क्या होगी, हमारी हेल्प हो जाएगी। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशन है जिसके ऊपर यूपीएससी पूछ भी चुका है, ठीक है, या फिर आने वाले समय में पूछ सकता है, या फिर अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वहाँ पे भी ये पूछा जा सकता है। जैसे चंद्रयान 1 है, कब लॉन्च हुआ था? 2008 में ये लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 1 सबको पता होगा। ये क्या था? इंडिया फर्स्ट मून मिशन था, ये आपको याद रखना है। चंद्रयान 2 अगले साल, ये लूनर ऑर्बिटर विद लैंडर एंड रोवर, आपने देखा होगा एक लैंडर होता है एक रोवर होता है। फिर चंद्रयान 3 2023 में फर्स्ट सक्सेसफुल लूनार लैंडिंग नियर द साउथ पोल, मतलब पूरा पूरा वर्ल्ड हैरान हो गया था कि इंडिया वालों ने कैसे कर दिखाया, और बहुत ही कम अमाउंट उसमें इस्तेमाल हुआ था। मंगलयान 2013 में गया था, ये पहला मार्स मिशन था, ठीक है। इसको PSLV-C25 मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं। आदित्य L1 2023, ये पहला सोलर मिशन था। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट मिशंस हैं किसके, इंडिया के। तो एग्ज़ाम में ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब आपने देखा होगा कि इसरो ने क्या किया है, अब पहले तो इसरो खुद ही सैटेलाइट क्या करता था, भेजता था। अब इसरो ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी क्या कर लिया है, टाई अप कर लिया है। जैसे अगर हम 2023 में बात करें तो इसरो ने प्राइवेट रॉकेट्स को क्या किया है, लॉन्च किया है। जैसे वन वेब सैटेलाइट्स हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसरो ने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ, जो इलॉन मस्क है उसकी जो कंपनी है SpaceX, ठीक है, फैल्कन 9, ये सैटेलाइट लॉन्चेस इसने किए हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है। तो जैसे जैसे आपको मैं PDF भी दे दूंगा, तो जब आप इनको रिवाइज करोगे ना, ये चीज़ें आपको बहुत आसान लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मिशन है GSLV-F15, अब ये क्या करेगा, ये जो NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट है, ठीक है, उसको प्लेस करना है हमें कहाँ पे, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हमें प्लेस करना है। तो ये भी पॉइंट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूपीएस इस तरह से पूछ लेता है। अब देखिए, अगर ये आर्टिकल आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो एक काम कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक MCQ बनाया, ठीक है। अब इस MCQ को आप कर लीजिएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लकी रहे तो इस MCQ से आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे देखिए, अब क्योंकि ये 100 लॉन्च है तो यूपीएससी की आदत रही है क्वेश्चन पूछने की। क्वेश्चन क्या है, इसरो रिसेंटली अचीव दी इट्स 100 लॉन्च फ्रॉम श्री हरिकोटा विद GSLV-F15 मिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। तो देखो, पहली स्टेटमेंट देखो, श्री हरिकोटा वाज चूजन एज ए लॉन्च साइट, ठीक है, ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द आर्कटिक सर्कल एंश्योरिंग एफिशिएंट पोलर लॉन्चेस। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, क्योंकि ये नियर टू आर्कटिक सर्कल नहीं है, ये कहाँ पे है, प्रॉक्सिमिटी टू क्या है, यहाँ पे इक्वेटर है, प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर है, यानी कि जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या हो गई है, गलत हो गई है। उसके बाद देखिए, अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को यहाँ पे पढ़ें, वो क्या कह रहा है, द फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम श्री हरिकोटा वाज इन 1979, उसको लीड किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, कैरिंग दी रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड। तो आप मुझे बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो हमारा टॉपिक भी क्लियर हो रहा है और हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल पा रही है। उसके बाद देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन 3 की, तो आप मुझे बताइए ऑप्शन 3 में यहाँ पे क्या है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन 3 की बात करें, थर्ड जो स्टेटमेंट है, द चंद्रयान 3 मिशन 2023 मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर दी मून साउथ पोल। तो मुझे बताओ क्या ये सही है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चंद्रयान 3 जो हमने 2023 में लॉन्च किया था, वो पहला नेशन का क्या था, मिशन था जो लैंड हुआ था नियर मून साउथ पोल। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे करेक्ट। तो ये जो है हमारा, ये भी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। मंगलयान 2013 वाज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन लॉन्च्ड यूजिंग द GSLV Mk3। तो आप मुझे बताइए क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि मंगलयान 2013 वाला जो था ना, मंगलयान 2013 वाला,
वो फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन था, बट इट वाज लॉन्च यूजिंग, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी उसमें। कौन सी टेक्नोलॉजी थी? PSLV-C25, ये नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। वहाँ पर जो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की थी वो थी PSLV-C25, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। फिफ्थ स्टेटमेंट देखो, द GSLV-F-15 मिशन 2024 एम टू प्लेस आदित्य L1 इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन। नहीं, ऐसा हम क्यों करेंगे भाई, ये स्टेटमेंट तो गलत है। ये जो GSLV-F-15 है ना, ये किसके लिए यूज़ किया गया है? ये यूज़ किया गया, अभी मैंने आपको बताया, NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट। आप देखोगे ना, NV नेविगेशन, एस का मतलब है सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट 2, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। ये आदित्य L1 के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो फिफ्थ है वो भी हमारे पास क्या है, रोंग है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है हो गया, वो हो गया बी। देखो हमारा जो एडिटोरियल में ये टॉपिक था, मतलब आर्टिकल था द हिंदू में, ये भी क्लियर हो गया है। एक MCQ भी क्लियर हो गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से कर पढ़ लेते हैं, इसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो हमारे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और ये साइंस एंड टेक के लिए, साइंस एंड टेक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कम से कम इतना तो याद करो ना। मतलब देखो, अगर आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं यहाँ, तो कम से कम जितना आप मिनिमम आप पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़िए यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ क्लासीफाइंग डी नोटिफाइड ट्राइब्स। देखिए, अब बहुत सारी ट्राइब्स को क्लासीफाई करना है हमें, लेकिन आपने सुना होगा कभी कभी ऐसी ऐसी ट्राइब्स होती थी जो ह्यूमन बींग्स को ही खा जाते थे। मतलब एक ट्राइब ने क्या किया, दूसरे ट्राइब के पर्सनस को वो खा गए, मतलब, ठीक है। ऐसा कभी कभी आपको सुनने को मिला होगा, है ना, एक ट्राइब जो है वो दूसरे ट्राइब को खा रही हैं, इस तरह से। अब ब्रिटिश जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए थे। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जैसे एक देखेंगे आप, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारी ट्राइब्स को क्रिमिनल बाय बर्थ, मतलब ये जो ट्राइब है, जैसे मान लीजिए कोई एक्स ट्राइब है, तो उसको उन्होंने क्रिमिनल ही बना दिया था, ठीक है। और उस जो ट्राइब थी उस पर क्या लगा, स्टिग्मा, कि भाई ये तो क्रिमिनल ही हैं, अगर आप इस ट्राइब में पैदा हो गए तो ये क्या हो गए, क्रिमिनल आप बन गए हैं। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया ने इस एक्ट को क्या कर दिया, रिपील कर दिया। यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस अब हमने क्या किया, इस एक्ट को रिपील कर दिया, ठीक है। और ये जो ट्राइब्स हैं इनको डी नोटिफाइड कर दिया। क्या कर दिया? डी नोटिफाइड। अब ये जो पूरा का पूरा काम है इसको कौन कंडक्ट कर रहा है? इट इज़ कंडक्टेड बाय ANSI, मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ASI नहीं है, ANSI। और TRI का मतलब क्या है? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए, अब इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या हैं। 268 को डी नोटिफाइड कर दिया गया है। इसमें सेमी नोमैडिक एंड नोमैडिक ट्राइब्स वर कॉम्प्रीहेंसिवली कैटेगराइज, इनको कैटेगराइज किया गया है। 179, ये नंबर याद रखना, 179 कम्युनिटीज़ रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन इन SC ST OBC एंड अदर रिजर्व कैटेगरी। कितनी कम्युनिटी हैं? 179। ये रिकमेंड किया गया कि भाई आप इनको SC में ले लो, ST में ले लो, OBC में, या फिर और कोई रिजर्व कैटेगरी है उसमें। 63 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो ट्रेसेबल नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है मे बी दे हैव मर्ज विद दी अनदर कम्युनिटीज़, ठीक है। और अभी और स्टडी करने की हमें ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे, अगर आप इंडियन हिस्ट्री में जाते हैं तो बहुत सारे कमीशंस बने हैं, कमेटीज़ बनी हैं, जिन्होंने रिजर्वेशन के बारे में सजेशन दिए हैं। जैसे काका केलकर कमेटी थी, ठीक है, पंडित नेहरू के टाइम में ये बनी थी। उसके बाद मंडल कमीशन, बहुत बवाल हुआ था OBC रिजर्वेशन के बारे में। रेन के कमीशन है 2008 में। तो ये जो कमीशंस हैं ये हिस्टोरिकली बताते हैं कि आप इस इन जो कास्ट है आप इसको इसमें इंक्लूड कर लो, इस तरह से, ठीक है। हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी भी बनी है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2022। उसने भी कहा है कि भाई आप इनको क्लासीफाई कीजिए, ये जो हमारे पास ट्राइब्स हैं इनको क्लासीफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, ठीक है, वो ये है, द स्टडी रिकमेंडेशंस आर बीइंग एग्जामिन बाय, इसको एग्जामिन किया गया है बाय ए स्पेशल कमेटी अंडर नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन। यानी कि जो नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन हैं उनकी एक स्पेशल कमेटी ने इनको क्या किया है, इन रिकमेंडेशन को एग्जामिन किया है। अब होगा क्या, जो फाइनल रिपोर्ट है वो गाइड करेगी गवर्नमेंट पॉलिसी को। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है ना,
रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन भी एक पॉलिसी है, ठीक है। अब पॉलिसी का मतलब क्या है? पॉलिसी को आप हटा भी सकते हैं। फ्यूचर में क्या हो सकता है कि रिजर्वेशन को वापस भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे एससी को रिजर्वेशन मिला है, तो अगर मान लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट के जितने भी पर्सन हैं, अगर वो एडुकेटली रिप्रेजेंट हो जाते हैं पार्लियामेंट में, हर जगह पे वो एडुकेटली रिप्रेजेंट है कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट को हर जगह पे रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, तो फिर उसकी रिजर्वेशन की जरूरत है नहीं। ऐसा किसने कहा था? अंबेडकर साहब ने ऐसा कहा था कि हम रिजर्वेशन को तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारे जो पर्सन हैं, दोज हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड कास्ट, उनको एडुकेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल जाती है। हर जगह पे पार्लियामेंट में भी रहेगा, हर जगह पे रहेगा, ठीक है। तो ये जो फाइनल रिपोर्ट है विल गाइड गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन इंक्लूजन एंड रिजर्वेशन, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक एमसीक्यू बना देता हूँ। एमसीक्यू जैसे ही होगा तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। जैसे अब देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। दी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ANSI रिसेंटली कैटेगराइज 268 डी नोटिफाइड सेमी नोमैडिक एंड नोमैडिक ट्राइब्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमें बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। अब देखिए, द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1871 क्लासिफाइड सर्टेन ट्राइब्स एज क्रिमिनल बाय ऑक्यूपेशन रादर देन बर्थ। तो मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। बाय बर्थ मतलब उन्होंने क्या कहा था, ब्रिटिश टाइम में ये हुआ था तो वो बाय बर्थ था, नॉट बाय ऑक्यूपेशन था, ठीक है। उसके बाद देखिए, द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वाज रिपील इन 1949। तो बताओ ये सही है? बिल्कुल है, ठीक है। बट द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस ट्राइब रिमेन अनरिजोल्व। सेकेंड पॉइंट बिल्कुल सही है। थर्ड, the ANSI study identified 179 communities for inclusion in SC, ST and OBC list for reservation। तो आप मुझे बताइए ऑप्शन 3 करेक्ट है? जी हाँ, अभी आपने डिस्कस किया। ऑप्शन 4 देखिए, द रेनके कमीशन 2008 वाज द फर्स्ट टू रिकमेंड रिजर्वेशन फॉर डिनोटिफाइड ट्राइब। ये जो फोर्थ है ये क्या है? ये रॉन्ग है, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, अगर मैं फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की बात करूं, वो 1955 में आया था। अभी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले पेज पे, काका कालेकर कमीशन था, ठीक है। तो ये जो है फोर्थ, ये रॉन्ग ऑप्शन है। फिर देखिए, द नीति आयोग इज करंटली रिव्यूइंग द ANSI रिपोर्ट बिफोर द फाइनल गवर्नमेंट डिसीजन। तो मुझे बताइए क्या ये फिफ्थ सही है? जी हाँ, ये फिफ्थ जो है ऑप्शन सही है। तो इसके हिसाब से हमारे पास 2, 3 एंड 5 इज़ द राइट आंसर। तो C फॉर कैलकाटा यहाँ पे मिल गया हमारे पास 2, 3 एंड 5। तो आज ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट्स जो आर्टिकल द हिंदू में आए थे वो हमने डिस्कस किए, और इनके साथ साथ मैंने आपको 3 MCQ भी करा दिए हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये जो MCQ हैं आप इनको पढ़ लीजिएगा, आप इनको एक वर्ड में कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। PDF यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और तो ये आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो द हिंदू एनालिसिस है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।